Namaskar friend. Today we shall discuss about the chapter number 4th A. Chapter chapter 4th of matter of Mines Rule 1955. This chapter is very important. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर. मैक्सिमम क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर. डीजीएमएस का ये सबसे फेवरेट चैप्टर है. चलो लेट नहीं करते हैं, डिस्कशन चालू करते हैं. मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड और टू बी एम्प्लॉयड इन माइंस. ये जो चैप्टर है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइंस और टू बी एम्प्लॉयड इन द माइंस हु इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड इन द माइंस और टू बी एम्प्लॉयड इन द माइंस. ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स चैप्टर नंबर 4. इसमें ये रूल भी याद रखना पड़ेगा. रूल नंबर 29A एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर. ये चैप्टर किस में एप्लीकेबल होता है? ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर. ये चैप्टर किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ये चैप्टर सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट किसके ऊपर नहीं होगा? एक्सेप्ट टेम्पररी टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट, टेम्पररी एम्प्लॉयड और नॉट मोर देन 6 मंथ कैजुअल एम्प्लॉयमेंट. ये दोनों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा और सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा ये चैप्टर. एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, आईएमई एंड पीएमई, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पीएमई आईएमई, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये जो चैप्टर. ठीक है, देन बढ़ते हैं रूल नंबर 29B. 29B इसमें दिया है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, 29B इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन. ये जो एग्जामिनेशन के लिए कौन अरेंजमेंट करेंगे? ओनर, एजेंट एंड मैनेजर शall मेक अरेंजमेंट फॉर दिस. ओके, और इसमें और एक चीज है पीएमई पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन. पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशंस, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन कितना 5 साल में होते हैं. 5 साल ड्यूरेशन में पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन भी आता है कि कितना एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना आदमी, ठीक है, कितना आदमी अंडरगो एग्जामिनेशन एवरी ईयर. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मान के चलिए 100% आर एम्प्लॉयड, ठीक है, तो 5 साल में पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो हर एक साल एवरी ईयर क्या होगा? 20% एवरी ईयर 20% ऑफ एम्प्लॉयमेंट शall undergo periodical मेडिकल एग्जामिनेशन, और 1/5, ठीक है, 1/5 ऑफ एम्प्लॉयड. ये एग्जाम में आया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें और एक चीज है,
मिलिंग ऑफ asbestos, मिलिंग ऑफ asbestos, माइंस, ठीक है, मिलिंग ऑफ asbestos अगर माइंस हुआ तो इसमें क्या है, जो भी एम्प्लॉयमेंट रहेंगे उनका पीएमई जो है, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन जो है, वंस इन वंस इन 12 मंथ्स, साल में एक बार होगा, ठीक है। और जो भी होगा टेस्ट, स्टैंडर्ड लेट डाउन इन फॉर्म पी, टेस्ट होगा फॉर्म पी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। ये जो फॉर्म पी है ना, फॉर्म पी है स्टैंडर्ड लेट डाउन फॉर द पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, फॉर्म पी। और एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक्सरे, एक्सरे एग्जामिनेशन जो होगा इन लोग का, एक्सरे एग्जामिनेशन 3 साल में, वंस इन एवरी 3 इयर्स, इंपॉर्टेंट, 3 साल में एक्सरे एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। मिलिंग ऑफ एस्बेस्टस में अगर आदमी काम कर रहा है तो उसका पीएमई होगा 12 महीने में एक बार, स्टैंडर्ड लेट डाउन इन फॉर्म पी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, एंड एक्सरे एग्जामिनेशन जो होगा वो वंस इन एवरी 3 इयर्स। अदरवाइज पीएमई जो होता है वो 5 साल में एक बार होता है, ठीक है। पीएमई जो होता है 5 इयर्स में एक बार होता है, और एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन का 20% एम्प्लॉयमेंट का होता है पर ईयर, और 1/5 ऑफ द पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट पर ईयर इन द ऑर्गेनाइजेशंस। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 29C। 29C रूल में एग्जामिनिंग अथॉरिटी कौन होंगे, ठीक है। एग्जामिनिंग अथॉरिटी, लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था इसी का, एग्जामिनिंग अथॉरिटी कौन होंगे। एग्जामिनिंग अथॉरिटी जो रहेंगे, मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द माइन, ये हो सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ओनर ऑफ द माइन, ये हो सकते हैं। और एनी मेडिकल ऑफिसर एम्प्लॉयड इन द कोल माइंस वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइजेशन का, एनी अदर माइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये हो सकते हैं। बट इतना चीज आप याद नहीं करके एक चीज याद रखिए, मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अन असिस्टेंट सिविल सर्जन। मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर जो रहेंगे नॉट बिलो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन, असिस्टेंट सिविल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन, दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं 29D, 29D, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैनेजर नोटिस देंगे, ठीक है, मैनेजर नोटिस देंगे कंसर्न पर्सन को, मैनेजर नोटिस देंगे कंसर्न पर्सन को, कंसर्न पर्सन को, ठीक है। कब देंगे, नोटिस देंगे कंसर्न पर्सन को एटलीस्ट 20 डेज, एटलीस्ट 20 डेज प्रायर नोटिस, ठीक है, 20 डेज प्रायर नोटिस। मैनेजर, मैनेजर कंसर्न पर्सन को
मैनेजर कंसर्न पर्सन को पीएमई के लिए जो देंगे, ठीक है, एटलीस्ट 20 डेज प्रायर नोटिस देंगे, जिसका भी पीएमई होगा, ठीक है। अगर इन केस अगर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन अगर होगा इसी में, तो ये जो पीरियड है 20 डेज वो कम हो सकता है, ठीक है, लेस देन 20 डेज, इसमें कम हुआ। ओके, 20 डेज प्रायर नोटिस देंगे, एक फॉर्म में देंगे। फॉर्म कौन सा होगा? फॉर्म होगा एम, फॉर्म होगा एम। ओके, उसके बाद उसका आई उसका पीएमई हो गया, आईएमई हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट उसका इशू होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो इशू होगा वो फॉर्म ओ के तहत इशू होता है, ठीक है। फॉर्म में फॉर्म ओ, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू इन फॉर्म ओ। इन केस आगे बढ़ते हैं। अगर वो पर्सन फेल्स टू अटेंड, अगर वो पर्सन फेल्स टू फेल्स टू अटेंड, अगर वो पर्सन फेल्स टू अटेंड हो गया, पहला बार नोटिस दिया गया और फेल हो गया, अटेंड नहीं कर पाया अपने आप को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो मैनेजर इसमें इस केस में सेकंड नोटिस भेजेगा, सेकंड नोटिस भेजेगा उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ये जो पीरियड होगा, पहले 20 डेज, एटलीस्ट 20 डेज टाइम देता था, ये जो पीरियड होगा मिनिमम पीरियड ऑफ इसमें 10 डेज होगा, मिनिमम पीरियड ऑफ 10 दिन। अब ये केस में सेकंड नोटिस जो देगा उसमें फॉर्म एन के तहत देगा, फॉर्म एन। पहला नोटिस जो देगा वो होगा फॉर्म एम, पहला नोटिस फॉर्म एम, और एटलीस्ट 20 डेज प्रायर नोटिस देगा। सेकंड नोटिस जो देगा मिनिमम पीरियड ऑफ 10 डेज, अब फॉर्म एन के तहत देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन रेगुलेशन रूल नंबर 29E, रूल 29E, फेलियर टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर वो बंदा फेलियर कर रहा है, अगर वो अटेंड नहीं कर पा रहा है, फेलियर टू अंडरगो अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, फेलियर टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर फेल कर दिया और उसके पास अगर वैलिड रीजन नहीं रहा क्यों वो फेल हुआ, वैलिड रीजन अगर नहीं है, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ही शैल बी लायबल टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर उसके पास जो रीजन है, मैनेजमेंट अगर नहीं मान रहा है, जिस रीजन है मैनेजमेंट नहीं मान रहा है, वो वैलिड नहीं है बोल रहा है, तो इसमें क्या होता है ना, एक डिस्प्यूट पैदा होता है। यही जो डिस्प्यूट अगर पैदा हुआ, डिस्प्यूट जो पैदा होगा, ये डिस्प्यूट जो होगा
इसको सॉल्व करने के लिए कौन रहेंगे? चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर के पास ये पावर है ये डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। अगर इन केस, अगर जो है, अगर उसको 60 डेज, अगर उस वो 60 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर इसका केस को, ठीक है, कौन, माइंस मैनेजर के द्वारा, हाँ, माइंस मैनेजर के द्वारा या ओनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा इस केस को चीफ इंस्पेक्टर के पास भेज दिया जाए, रेफर कर दिया जाए, ठीक है। केस रिफर्ड टू द चीफ इंस्पेक्टर, decision within 60 days of order communicated by OM of the mine to the said person, 60 दिन के अंदर, ठीक है। देन हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन नंबर 29F, रूल नंबर 29F, स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड लेट डाउन इन फॉर्म पी, ठीक है, स्टैंडर्ड लेट डाउन इन फॉर्म पी, फॉर्म पी फॉर, फॉर्म पी स्टैंडर्ड जो होता है वो पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए होता है। फॉर्म फॉर्म P1 जो होता है और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए होता है, यही स्टैंडर्ड लेट डाउन, ठीक है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट तो हम लोग पढ़े हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट जो इशू होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट जो इशू होगा वो फॉर्म ओ में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, फॉर्म ओ, मेडिकल सर्टिफिकेट। जो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म ओ में दिया जाता है, ठीक है, इसका 3 कॉपी बनता है। 1 कॉपी मैनेजर के पास रहेगा, 3 कॉपी, एक कॉपी मैनेजर के पास रहता है, मैनेजर। सेकंड कॉपी जो रहेगा वो जो पर्सन रहेंगे उन्हीं के पास, जिसका हुआ है पर्सन कंसर्न। एंड द थर्ड कॉपी मेडिकल ऑफिसर के पास रहेगा, ठीक है, 3 कॉपी। और 29G में हम लोग पढ़ेंगे, रूल नंबर 29G। 29G में क्या है? रिटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, कितना दिन के लिए वो रिटेन कर सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट को, ठीक है। रिटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, रिटेंशन क्या, मैनेजर रिटेन कर सकता है वो सर्टिफिकेट को अपने पास, मैनेजर। मैक्सिमम पीरियड कितना होना चाहिए? मैक्सिमम पीरियड 10 साल के लिए, 10 years के लिए वो रिटर्न कर सकता है, ठीक है, अपने पास। और until the person employed in the mines, maximum period of 10 years, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 years, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 years भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन रूल नंबर एज की, रूल नंबर एज, आइडेंटिफाई ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट वही कैंडिडेट है जानने के लिए जो मेडिकल ऑफिसर रहेंगे, वो कैंडिडेट को 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मंगाते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मंगवाते हैं उनसे, ग्राफ, और थॉम इम्प्रेशंस और सिग्नेचर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है वो कैंडिडेट को। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन, 29, 29H के बाद आई हुआ, HI मैं वुमेन, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन, मेडिकल एग्जामिनेशन
ऑफ वुमेन, वुमेन का मेडिकल एग्जामिनेशन वुमेन का प्रेजेंस में ही हो पाएगा, नहीं इन प्रेजेंस ऑफ अनदर वुमेन, ठीक है। 29 जे, रूल नंबर 29 जे, अपील फॉर री एग्जामिनेशन, फॉर री एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपील किससे करेंगे? अगर फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट नोटिस देने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ या सेकंड नोटिस देने के बाद मैनेजर मेडिकल एग्जामिनेशन किया बट अनफिट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अनफिट अगर डिक्लेयर हुआ, अनफिट डिक्लेयर, अनफिट अगर डिक्लेयर हुआ मेडिकल एग्जामिनेशन में, मैनेजर के द्वारा, वो कंसर्न पर्सन मैनेजर के द्वारा 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर अपीलेट मेडिकल बोर्ड, अपीलेट मेडिकल बोर्ड, अपीलेट मेडिकल बोर्ड में उसको अपील करना पड़ता है। अपील फॉर री एग्जामिनेशन के लिए अपीलेट मेडिकल बोर्ड में वो अपील कर सकते हैं, ठीक है, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर। अपीलेट मेडिकल बोर्ड को जो अपील किया जाता है, ठीक है, वो वहां से मिल गया क्लियरेंस, तो फॉर्म क्यू, फॉर्म क्यू, ठीक है, नोटिस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन, नोटिस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाय द अपीलेट मेडिकल बोर्ड, ये जो नोटिस रहेगा फॉर्म क्यू के तहत जो नोटिस निकलेगा, वो 15 डेज प्रायर नोटिस दिया जाता है, 15 डेज प्रायर नोटिस रहता है, प्रायर नोटिस, ठीक है। और ये जो एग्जामिनेशन का सब अरेंजमेंट जो रहेगा वो मैनेजर करते हैं, मैनेजर अपीलेट मेडिकल बोर्ड के बोर्ड में, ये जो कंसर्न पर्सन का जो मेडिकल रहेगा वो सब अरेंजमेंट करेंगे। अगर अगर वो पर्सन 15 दिन का नोटिस मिला, 15 डेज प्रायर नोटिस, अगर वो पर्सन फेल्स टू सबमिट, नहीं कर पाया अपने आप को मेडिकल री एग्जामिनेशन के लिए, तो सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम नोटिस भी दिया जाता है। पहला बार जैसे दिया जाता था मैनेजर के द्वारा सिक्स, उसी टाइप सेकेंड टाइम नोटिस दिया जाता है जो कि फॉर्म आर के तहत, ठीक है। नोटिस सेकेंड टाइम जो नोटिस देगा वो फॉर्म आर के द्वारा दिया जाएगा। अगर ये नोटिस देने के बाद वो आदमी 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर अपने आप को, अपने आप को अगर वो सबमिट नहीं कर पाया तो उसका जॉब, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, टर्मिनेट फ्रॉम हिज जॉब। और ये अपीलेट मेडिकल बोर्ड, अपीलेट मेडिकल बोर्ड में जो भी, मेडिकल बोर्ड में जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, ये एक्सपेंसेस शाल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट, कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा, जितना भी खर्चा है कैंडिडेट कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा। और अगर इन केस अगर वो फिट फिट मिला तो रीइम्बर्स कर दिया जाएगा, अगर फिट मिला तो रीइम्बर्स बाय द ओनर, ठीक है। ये फाउंड फिट आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन आप, ठीक है,
रीइम्बर्स हो जाएगा, रीइम्बर्स, रीइम्बर्स्ड बाय द ओनर ऑफ दैट माइंस। ठीक है। देन रूल नंबर 29 के, अपीलेट मेडिकल बोर्ड, अपीलेट मेडिकल बोर्ड जो है, अपीलेट मेडिकल बोर्ड, अपीलेट मेडिकल बोर्ड जो होता है, ठीक है, अपीलेट मेडिकल बोर्ड, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन रहेंगे। ये बोर्ड में एक कन्वेनर रहते हैं, जो कि कन्वेनर रहते हैं, कन्वेनर, कन्वेनर रहेंगे, जो कि ड्यूली क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर, ड्यूली क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ डीजीएमएस। ठीक है, ड्यूली क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर ऑफ डीजीएमएस, या मेडिकल ऑफिसर ड्यूली क्वालिफाइड इन एलोपैथिक, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एलोपैथी, 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 एलोपैथी मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम, एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम में जो जिसका जो मेडिकल ऑफिसर रहेंगे सिस्टम, एलोपैथी मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन में एलोपैथी मेडिसिन में जो क्वालिफाई रहेंगे मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, जो कि नॉमिनेट किया जाएगा, नॉमिनेट, जो कि नॉमिनेट किया जाएगा सीआई द्वारा, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा इन कंसल्टेशन विथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस। ये चीफ इंस्पेक्टर कंसल्ट करेगा किससे, कंसल्ट करेगा किससे, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करके एक डॉक्टर जो रहेंगे ना, वो एलोपैथी सिस्टम में वो क्या बोलते हैं, एलोपैथी सिस्टम का रहेंगे। ठीक है, एलोपैथी मेडिसिन, या या मेडिकल ऑफिसर ड्यूली क्वालिफाइड इन एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एम्प्लॉयड इन द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एलोपैथी मेडिसिन वाले ही रहेंगे, एलोपैथी मेडिसिन। ठीक है, एम्प्लॉयड इन द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन, असिस्टेंट सिविल सर्जन, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन। अगर ये ये डॉक्टर अगर नहीं है, या ये डॉक्टर नहीं है, तो दो आदमी में भी अपीलेट मेडिकल बोर्ड बन सकता है, मिनिमम 2 पर्सन, दो आदमी में भी बन सकता है। अपीलेट मेडिकल बोर्ड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट 2 पर्सन ओनली, अगर ये नहीं है या ये नहीं है, तो दो आदमी कन्वेनर और इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 29L, 29L, स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड तो हम लोग जो मेडिकल एग्जामिनेशन रहता है उसका स्टैंडर्ड लेट डाउन इन आईएमई के लिए जो स्टैंडर्ड रहता है P1, फॉर्म P1, फॉर्म P1 में लेट डाउन है, और पीएमई में जो स्टैंडर्ड फॉर्म P। ठीक है, सेम स्टैंडर्ड सेम रहेंगे, जो स्टैंडर्ड पहले था वही रहेंगे, बट इसमें जो सर्टिफिकेट इशू होगा अपीलेट मेडिकल बोर्ड के द्वारा, जो सर्टिफिकेट इशू होगा, सर्टिफिकेट जो इशू होते हैं वो फॉर्म एस, फॉर्म एस के तहत ये सर्टिफिकेट इशू होता है।
पहले हम फॉर्म ओ के तहत सर्टिफिकेट मिलता था, अभी फॉर्म एस के तहत। ठीक है, सर्टिफिकेट फॉर्म एस। फिर आगे बढ़ते हैं, 29 एल, 20 एल हो गया, 29 एम, ओपिनियन ऑफ मेडिकल बोर्ड। ओपिनियन ऑफ मेडिकल बोर्ड, अगर मेडिकल बोर्ड को ये लगता है, ठीक है, उसके पास जो जो टेस्ट हुआ, उसका एग्जामिनेशन किया गया, उसको लगता है, मेडिकल बोर्ड, अपीलेट मेडिकल बोर्ड को ये लगता है, अपीलेट मेडिकल बोर्ड को ये लगता है, यो ए आर, वो जो पर्सन है, कंसर्न पर्सन को जो बीमारी है, ठीक है, कंसर्न पर्सन को जो बीमारी है, वो नॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के लिए कोई इंटरफियर नहीं करेगा। ठीक है, उसको जो भी प्रॉब्लम में, वो अपना ड्यूटी जो कर रहा है, नॉर्मल ड्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होता है ना, 6 महीने का टाइम दिया जाता है, 6 मंथ का टाइम दिया जाता है, किसको, वो पर्सन को, वो क्योर होने के लिए। ठीक है, 6 मंथ का टाइम दिया जाता है वो क्योर होने के लिए, फिट होने के लिए, 6 मंथ का टाइम। ठीक है, 6 महीना होने के बाद फिर से री एग्जामिनेशन कर दिया जाता है, री एग्जामिनेशन करके और डिक्लेयर फिट होने के लिए चांस दिया जाता है। ओपिनियन मेडिकल बोर्ड अगर चाहेगा तो ये हो सकता है। वो जो 6 मंथ रहता है ना, वो 6 मंथ में वो अल्टरनेट जॉब भी दे सकते हैं उनको, दूसरा कुछ काम भी दे सकते हैं। ठीक है, देन 29 एन, रूल नंबर 29 एन, कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिजीज, डिजीज, ये याद रखना है जैसे भी करके, कॉम्पेंसेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजीज। ये जो कॉम्पेंसेशन होता है इंडस्ट्रियल डिजीज, पार्ट पार्ट इंडस्ट्रियल डिजीज, पार्ट सी ऑफ शेड्यूल, पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 3 to the workmen compensation act, to the workmen compensation act 1923। इसमें कुछ डिजीज वगैरह रहता है, हाँ, उल्लेख है, डिजीज, पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 3, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 23, इसमें दिया गया है। ठीक है, कॉम्पेंसेशन, इसके लिए कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा। ठीक है, कॉम्पेंसेशन, ये याद रखना, 1923। नेक्स्ट, नेक्स्ट 29 एन, 29 एम, 29 एम नहीं, 29 ओ, 29 ओ, 29 ओ, कॉस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, कॉस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का जो भी कॉस्ट रहेंगे, वो बोर्न बाय द, वो बोर्न बाय द ओनर। ठीक है, बट वहां पर हम लोग पढ़े थे, एपेलेट मेडिकल बोर्ड में जो कॉस्ट होगा, अगर आप, पहले तो एपेलेट मेडिकल बोर्ड में जो भी एग्जामिनेशन होगा, तो वो कैंडिडेट जो रहेंगे वो देंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस शाल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट, अगर वो, इफ ही हैज फाउंड फिट, तो इन केस में
वो ओनर सभी जितना भी एक्सपेंसेस हुआ रहेगा वो रीइम्बर्स कर देंगे। 29, रूल नंबर 29 P, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनुअल रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न जो है, मैनेजर एनुअल रिटर्न चीफ इंस्पेक्टर को देंगे। मैनेजर एनुअल रिटर्न भेजेंगे किसको? चीफ इंस्पेक्टर को। एनुअल रिटर्न चीफ इंस्पेक्टर को देंगे इन फॉर्म टी के तहत। कौन सा फॉर्म में देंगे? फॉर्म टी, एनुअल रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न। ठीक है। अब कब देंगे ये इंपॉर्टेंट है। बिफोर ऑन और बिफोर 20th डे ऑफ फेब्रुआरी, 20th डे ऑफ फेब्रुआरी एवरी ईयर। ठीक है, 20th डे ऑफ फेब्रुआरी, ऑन और बिफोर 20th डे ऑफ फेब्रुआरी एनुअल रिटर्न भेजेंगे मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर को इन फॉर्म टी। इसमें और एक चीज है, अगर एक माइंस, अगर वो माइंस एबंडन हो गया, क्या हो गया? एबंडन, माइंस एबंडन हो गया, तो ये केस में विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज ऑफ एबंडनमेंट एनुअल रिटर्न भेजा जाएगा। हाँ, एबंडनमेंट विदिन 30 डेज ऑफ एबंडनमेंट में एनुअल रिटर्न भेजा जाएगा। ठीक है। अगर माइंस, माइंस का ओनरशिप चेंज हो रहा है, ओनरशिप चेंज, ओनरशिप चेंज अगर हुआ हो रहा है तो विदिन 30 डेज, 30 डेज ऑफ ओनरशिप चेंज। ठीक है, विदिन 30 डेज। अगर और एक केस है इसमें, अबैंडनमेंट, ओनरशिप चेंज, और एक केस है डिसकंटिन्यूअंस हो जाता है। ठीक है, माइंस डिसकंटिन्यूड ओवर ए पीरियड ऑफ 60 डेज अगर होगा, डिसकंटिन्यूड, कंटिन्यूड ओवर ए पीरियड ऑफ 60 डेज अगर हो रहा है, डिसकंटिन्यूड ओवर ए पीरियड ऑफ 60 डेज, then annual return shall be sent to chief inspector within 90 days of discontinuance, within 90 days of discontinuance, within 90 days of discontinuance। ठीक है, याद रखना इसको। आज हम लोग पढ़े हैं आईएमई पीएमई, आईएमई पीएमई, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आईएमई पीएमई किसमें एप्लीकेबल नहीं होगा? जो बंदा टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट या कैजुअल एम्प्लॉयमेंट 6 महीने से ज्यादा, 6 मंथ से ज्यादा नहीं एम्प्लॉयमेंट किया है, उसके ऊपर हम ये आईएमई पीएमई लागू नहीं करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो रेगुलेशन 29B, यही आईएमई और पीएमई हो गया। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। पीरियोडिकल एग्जामिनेशन के लिए 20th डे, 20 दिन, एटलीस्ट 20 डेज नोटिस दिया जाएगा। ठीक है। कौन सा नोटिस है? फॉर्म एम, फर्स्ट नोटिस बाय द मैनेजर टू द पर्सन। ठीक है। और ये जो नोटिस दिया जाएगा, सेकंड नोटिस कब दिया जाएगा? फॉर्म एन के द्वारा दिया जाएगा। फॉर्म एन एटलीस्ट 10 डेज का नोटिस रहेगा। ठीक है, 10 डेज, 10 डेज प्रायर नोटिस। हाँ, ये हो गया फॉर्म एन, याद रखना है। फॉर्म एन, सर्टिफिकेट जो इशू होगा फॉर्म ओ, फॉर्म ओ के तरह सर्टिफिकेट इशू होगा। ठीक है।
फिर आगे जाके अपीलेट मेडिकल बोर्ड को अपील अगर कर रहे हैं तो पहला जो अपील रहेगा वो फॉर्म रहेगा, फॉर्म क्यू। फॉर्म अपीलेट मेडिकल बोर्ड में जो रहता है ना फॉर्म, पहला जो फॉर्म रहेगा फॉर्म क्यू। ठीक है, ये फॉर्म एम चालू हुआ, सेकंड हुआ फॉर्म एन, इसमें फॉर्म क्यू, देन सेकंड इसमें रहता है फॉर्म आर। सर्टिफिकेट जो इशू होता है, सर्टिफिकेट इशू होगा फॉर्म एस। ठीक है, फॉर्म एस। फिर स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जो रहते हैं, स्टैंडर्ड रहते हैं, ये फॉर्म पी। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म पी, ये याद रखना है। ये सब चीज एग्जाम में ये आ ही सकता है, ये सब चीज। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एग्जामिनेशन होने के बाद जो सर्टिफिकेट इशू हुआ फॉर्म ओ, ये मैनेजर इसको, ये जो सर्टिफिकेट को मैक्सिमम 10 साल के लिए अपने पास रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म सब बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्म एम, फॉर्म एन, फॉर्म ओ, फॉर्म क्यू, फॉर्म आर, फॉर्म पी, फॉर्म एस। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। एग्जाम फर्स्ट क्लास जो एग्जाम है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एग्जाम, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बचे हैं। शायद ये December 3 से चालू होने वाला है। 10-11 दिन बचे हैं, तो अच्छा से प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट।